बार बार यही कहते हैं कि उसको क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे आने की, और हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कभी वोट काटने का तो कभी बोलते बाहरी है। मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार भारत का हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद भारत का हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कोई माइका लाल इन सियासी पार्टियों का नेता ये नहीं कह सकता कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार को क्यों आ रहा है या सीमांचल को क्यों आ रहा है। हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल को आते रहेंगे। कोई माइका लाल अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाए हमको। और हम क्यों आते हैं आपको बताते हैं। 20 साल यहां पर सत्ता बिहार की जनता ने कांग्रेस को दी, 15 साल बिहार की जनता ने, सीमांचल की जनता ने लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया। अब 20 साल से यहां पर नीतीश कुमार की सरकार है और इस 20 साल में नीतीश कुमार कभी नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पिए तो कभी तेजस्वी को खाना खिलाया। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने बिहार का क्या हाल करके रख दिया। मैं हमारी मां और बहनों को बताना चाहता हूं, एक बड़ी तादाद में यहां पर जमा है और मेरी मां और बहनें मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगी कि अगर कोई मां अपने पेट में किसी बच्चे को पालती है, 9 महीने वो मां कितने तकालीफ को बर्दाश्त करके उस औलाद को पैदा करती है। बिहार में क्या पोजीशन है और आप और हम जानते हैं कि जब एक मां जो किसी बच्चे को पैदा करती है तो कितनी तकलीफें उठाती हैं। इसीलिए हमको भाई रुक जाइए, कुछ मत बोलिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर बोला। हम आपसे कह रहे थे कि जो मां अपने किसी बच्चे को पैदा करती है तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस मां के लिए ये हज और उम्रा एक जिहाद की तरह है। और बिहार में पोजीशन ये है कि जब कोई मां अपने बच्चे को पैदा करती है तो उसके पैदा होने के बाद वो बच्चा मर जाता है या बच्ची मर जाती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हिंदी में कहते हैं शिशु मृत्यु दर। आपको मालूम देश में 29 प्रदेशों में बिहार का नंबर कितना है? 27वां नंबर है। और आज आकर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम बिहार में ये कर दिए, बिहार में वो कर दिए, हम बिहार के महिलाओं को पैसे देंगे, 25 लाख को हमने 7,000 दे दिए। मोदी जी, नीतीश कुमार जी, हमको ये बताइए, अगर कोई मां अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखकर पैदा करती है और तुम्हारी सरकार की गलती और नाअहली की वजह से उसकी औलाद मर जाती है तो आप जाकर उसको बोलेंगे कि ये लो तुम्हारे अकाउंट में हम 7,000 रुपये 10,000 रुपये डाल रहे हैं, तो वो मां उस पैसों को निकालकर आग में जला देगी और कहेगी कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी मरी क्यों, तुमने अस्पताल क्यों नहीं बनाया यहां पर। और ये झूठ बोलते हैं बीजेपी और नीतीश कुमार। और फिर यहां पर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार का नीति आयोग का डेटा है। फिर जो बच्चे अंग्रेजी में बोलते स्टंटेड, जिसको हिंदी में बोलते अविकसित बच्चे, कि क्या पोजीशन है बिहार का? 29 प्रदेशों में 27। जो बच्चे बोलते हैं कि वेस्टेड, इनको हिंदी में बोलते बर्बाद बच्चे, क्या पोजीशन है बिहार का? 27वां 29 प्रदेशों में। जो बच्चे पैदा होते हैं जिनका वजन कम होता है, क्या बिहार 27वें पोजीशन है 29 प्रदेशों में। किस मुंह से आकर भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के 20 साल के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बिहार में हमने सब कुछ कर दिया? ये सब केंद्र सरकार का डेटा है। और फिर आप जानते हैं कितने बच्चे बिहार में स्कूल में पढ़ते हैं, 1ली क्लास से 8वीं क्लास में। बिहार के लड़ना अपने को भाजपा से है, जेडीयू से है, और उसको हराना है जो 5 साल से विधायक तो था,
मगर अपने नेता तेजस्वी और अपने ठेकेदारों को छोड़कर 15 नाम किसी का नहीं बोल सकता हो। तो बिहार में कितने स्कूल में पहली क्लास से 8वीं क्लास में बिहार का पोजीशन 24वां 28 प्रदेश में। कितना बच्चा ड्रॉप आउट रेट है यानी स्कूल छोड़ देता है, 29 प्रदेशों में बिहार का नंबर 28। कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं 6 और 13 साल की उम्र में, बिहार का नंबर 17वां। और 18-23 साल में सबसे कम उम्र, सबसे कम नंबर बिहार का है। मोदी जी इतना झूठ क्यों बोलती है आप नीतीश कुमार के साथ? यह पोजीशन है बिहार का। और सिर्फ बिहार में 9% जनता के घर में नल जल पानी का पाइप है। यह खुद बिहार का केंद्र सरकार का डेटा बोलता है। बिहार में 28% बच्चे बिहार छोड़कर कभी पंजाब तो कभी दिल्ली तो कभी कहां कहां चले जाते हैं, जिससे बिहार के 30 से 50% घर परेशान हो जाते हैं। ये हाल करके उन्होंने बिहार का रख दिया। और ओवैसी आता है बिहार को तो सब बोलते हैं ये यहां पर क्यों आया है। अब आ जाइए सीमांचल का। सीमांचल में जो बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं, जिसको मृत्यु दर बोलते हैं, यानी जिसको हमने अभी आप संग्रह हिंदी में कहा शिशु मृत्यु दर, सीमांचल में वो है किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा है। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ आप? मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 11 तारीख को वोट अगर आप डालने जाएंगी तो हम जो बात आपके सामने रख रहे हैं उसको याद रखकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। फिर आप ये भी देखिए पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पहले कौन मरता है? मुसलमान मरता है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, ओवैसी का भड़काऊ भाषण के जुमला नहीं है। ये बिहार और केंद्र सरकार कह रही है सबसे ज्यादा पहले मरने वाला मुसलमान है। और गुर्बत कितनी है बिहार में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की। बिहार प्रदेश कह रही है कि जो गांव में मुसलमान रहता है 50% गरीबी रेखा के दर से नीचे है, जो शहर में रहता है वो 44% है। इसका जिम्मेदार ओवैसी है क्या बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किशनगंज जिले में खवानगी का तनासुब 55%। और फिर जिसको हम कहते हैं कि चाइल्ड स्टंटिंग यानी अविकसित बच्चे कितने हैं किशनगंज में, वो करीब 40% के ऊपर हो जाते हैं। क्यों ये सब हो रहा है? क्यों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मुत्तहद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते। चुनाव आता है तो हमको बांट दिया जाता है, आपको बांट दिया जाता है, ये बाहरी है, ये वोट कटवा है, ये फुला है, ऐसा है, और फिर ये लोग राज करते हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी ने किस तरह का माहौल पैदा कर दिया। किशनगंज को सीमांचल की लड़ाई मजलिस लड़ रही है और बीजेपी बोलती है घुसपैठियां यहां पर। अमित शाह आकर बोलते, जनता में खड़े होकर बोलते जनसभा में, भाइयों बहनों घुसपैठियों को भगाना। वो बेचारी जनता हाँ। अरे अगर घुसपैठी है तो 11 साल से प्रधानमंत्री के हसनैन साहब है या ओवैसी है? बताओ गृह मंत्री, कहां घुसपैठी है? सीमांचल को बदनाम किया जाता है, हमारे शेरशाहवादी भाइयों पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। अगर घुसपैठी 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकाले सीमा पूरे बिहार से, तो मालूम हो 2 घुसपैठी निकले सीमांचल से। वो भी कौन थे? बोलो मोदी उनका नाम बोलो, बोलो अमित शाह उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या असद था? उनका नाम क्या हसनैन था? नहीं था उन दोनों का नाम। हाँ मोदी जी, एक घुसपैठिया को आप अपनी बहन बनाकर बांग्लादेश से दिल्ली में लाकर बिठाकर बैठे हैं। उसको बांग्लादेश लेकर जाइए, अगर बांग्लादेश का रास्ता नहीं मालूम तो वैसी बताता है आपको कहां से ले जाकर छोड़ना उसको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आपको बताना जरूरी समझता हूं कि पटना में मोदी ने, नीतीश कुमार ने क्या बनाया? एम्स बना दिया, आईआईटी बना दी, एनआईटी बनाया, एनआईएफटी बनाया, एनएलयू बनाया, पीएमसीएच बनाया, एनएमसीएच बनाया, और फिर गया में और राजगीर में आईआईएम बना दिया।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी, बिहार पुलिस एकेडमी बना दी, एक खेलने का कॉम्प्लेक्स बनाया 750 करोड़ का। अरे क्या सीमांचल चांद पर है या बिहार में है, बताओ हमको। सीमांचल पटना से 300 किलोमीटर के फासले पर है। मोदी को बिहार की जनता ने 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया। बिहार की जनता ने लालू परिवार को 15 साल सत्ता में रखकर मुख्यमंत्री बनाया। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया। तो बिहार की जनता को और सीमांचल की जनता को हम बता रहे हैं कि मोदी को आपने 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। लालू परिवार को अपने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, उनका दिल अपने सिर्फ एक ही बेटे के ऊपर अटका हुआ है। नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया, मगर नीतीश कुमार का दिल राजगीर में फंसा हुआ है। सीमांचल का क्या होगा फिर? सीमांचल का कैसे हम काम करेंगे? मेरे भाई, हम आपसे बता रहे हैं, अगर आप यहां से 11 तारीख को हसनैन साहब को अपना विधायक बनाएंगे, ओवैसी आपसे वादा करके जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला ठाकुरगंज ब्लॉक के रसिया पंचायत के भाद गांव में जाने वाली सड़क को आजादी से नहीं बनाया गया। हसनैन साहब, आपको रोड बनाना पड़ेगा। आपको चक्का जाम अगर करना पड़े, चक्का जाम करेंगे। अगर आप बोलेंगे आ जाओ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से, मैं भी निकल कर आकर बैठ जाएंगे। और फिर पुलवामा पंचायत में गिरा बस्ती में सड़क आज तक नहीं। अरे पूरी विधानसभा में ऐसा लगता है कि रोड नाम की चीज ही नहीं, मगर तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे वोटों की रोड पर चलकर कोई पटना को चले जा रहा है, मगर तुम्हारे गांव में रोड बनाने का काम नहीं कर रहा। अब आप बताइए कि यहां पर इतना बड़ा बड़ा मसला मसाइल है, क्या क्या नहीं हो रहा है। सीमांचल को पसमानदा इसलिए रखा जा रहा है ताकि सीमांचल के बच्चे अपनी जवानी को बर्बाद करके हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाकर वहां पर काम करें। जिस दिन सीमांचल के बच्चे को इंसाफ मिलेगा, तालीम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो ये दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब और मुंबई में बैठने वाले ताकतवर लोगों की जिंदगी में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनका खिदमत करने वाला कोई नहीं रहेगा वहां पर। ये काम हम करेंगे। और आपको हम बता रहे हैं मेरे भाई, ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़ा होकर कह रहा है कि सीमांचल में एक तेज रफ्तार की दिल्ली सीमांचल की रेल लिंक की जरूरत है। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके लिए। और फिर पटना से किशनगंज अरारिया एक वंदे भारत की यहां पर ट्रेन की जरूरत है। यहां पर फैक्ट्री क्यों नहीं लगती सीमांचल में? बोलो मोदी जी, बोलो नीतीश कुमार, बोलो तेजस्वी, तुम तो उप मुख्यमंत्री भी थे। मजलिस लड़ेगी कि NH31, NH57 पर यहां पर फैक्ट्री लगाई जाए। जितना यहां पर अस्पताल है उसको PHC बनाया जाए। मजलिस 100 कम्युनिटी क्लिनिक सीमांचल में बनाने की लड़ाई लड़ेगी। और ये जो कोसी का नदी का पानी आकर कटाव करता है, हम लड़ेंगे सरकार से, 3000 करोड़ रुपए लेकर उस टाटबंद का काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर आपके मुख्तलिफ मसाइल हैं। यहां पर पोआखाली को ब्लॉक बनाना है इंशाअल्लाह ताला। बनाना है ना पोआखाली को ब्लॉक? कितने लोग बनाना चाहते, हाथ उठाइए। तो 11 तारीख को पतंग को बटन दबेगा और पोआखाली ब्लॉक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर यहां पर आप जानते हैं कि पोआखाली में अस्पताल है, उसको PHC बनाना है। नदी कटाव टाटबंद का काम है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि यहां पर देरामरी में, पोआखाली में, जिया पोखर में, कड्डूबिटा में रोड को बनाना है। ये सब काम इंशाअल्लाह ताला ये आपकी जिम्मेदारी है। और हम आके आपको पूछेंगे हर 6-7 महीने में काम कितना आगे बढ़ा, क्या नहीं हुआ। सिर्फ भाषण देकर जाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। अगर भाषण देकर जाता तो 11 साल से बार बार आपके दरमियान में नहीं आता। हम 11 साल से आते रहे और इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, जिंदगी वफा की, तो तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने
वक्फ जायदाद को छीनने का कानून बनाया, मस्जिद दरगाह खानखा को खत्म करने का कानून बनाया। दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी भारत के पार्लियामेंट में अकेला था, मगर अकेला खड़े होकर हमने बीजेपी के तमाम और एनडीए के एमपीज में आंख डालकर कहा कि तुम जो कानून बना रहे हो वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। हम इस कानून को काला कानून मानते जो हमारी मस्जिद से हमको छीनना चाहता है। हमने पूरी भारत में इस पार्लियामेंट के कानून को फाड़ कर उनके बीजेपी के सामने फेंक दिया। इस कानून, ये गलत कानून तुमने बनाया। मेरे भाई, आपने सबको मौका दिया, 20 साल कांग्रेस को दिया, 15 साल लालू परिवार को दिया, अब 20 साल नीतीश कुमार मोदी को आपने दिया। बताइए हमने क्या हासिल किया? हम सिर्फ वोट डालने की मशीन नहीं है कि कोई आएगा और बोलेगा ये देख लो वो देख लो और कुछ नहीं होगा। आप बताइए, ये जो गठबंधन है, हम तो मिलना चाह रहे थे। खत लिखा अख्तरुल ईमान ने, मैं अख्तरुल ईमान को सलाम करता हूं। अख्तरुल ईमान पिछले 11 साल से मंदलिस के झंडे को लेकर सीमांचल के कोने कोने में और बिहार के कोने कोने में लेकर गए। वो नहीं करना चाहते थे तो हम तो भीख नहीं मांग सकते। हमने तय कर लिया कि हमारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इज्जत को हासिल करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बराबरी की लड़ाई है और हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। पटना और दिल्ली में बैठने वाला कोई जालिम हुक्मरान हमारे बच्चों के, नौजवानों के, मां और बहनों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम नहीं होने देंगे इसको। इसलिए हमको सियासी ताकत को हासिल करना है, हमारे विधायक को बनाना है। आप बताइए, यहां से जो राजद का उम्मीदवार है, उनके वालिद मरहूम की अल्लाह मगफरत करे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, मगर आप उनसे पूछ लीजिए जब वो दोबारा आएंगे, मौलाना साहब से पूछ लीजिए, सऊद साहब आप तेजस्वी का नाम छोड़कर, अपने ठेकेदारों का नाम छोड़कर पूरे ठाकुरगंज में 20 अहम लोगों का नाम बता दो। नहीं बता पाएंगे, कुछ काम नहीं किया। और आज आकर ये गठबंधन वाले बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे। अरे मेरे भाई, तेजस्वी ने जो लंबी छोड़ी है ना, वो मोदी के कंपटीशन में आ गया झूठ बोलने के। मोदी ने कहा था 15 लाख देंगे, 15 लाख मिले। मोदी ने कहा था 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, मिला। तो तेजस्वी ने कहा कि मोदी से ज्यादा जाऊंगा। आपको मालूम, बिहार का कास्ट सेंसस में बिहार में जी कितना घर है? 2 करोड़ 45 हजार के 2 करोड़ 45 लाख घर है। ये कहता है सबको घर दिए जाएंगे। तुमको मालूम, भारत सरकार में 55 मंत्री मिनिस्टर्स हैं। कितने नौकर भारत सरकार में काम करते हैं आपको मालूम? कितने? एक अंदाजा लगाओ। पूरे भारत के सरकार में, भारत की सरकार में 30 लाख लोग काम करते हैं। कितना? 30 लाख। तेजस्वी बोल रहा है कि 2 करोड़ 75 लाख घर जो है उनको सबको नौकरी दूंगा। अब आप सोचिए, बिहार की जनता, सीमांचल की जनता इतनी भोली नहीं है कि तुम आकर लंबा छोड़ दो और वो कबूल कर ले। अच्छा, आपको मालूम, अगर चलिए मान लिए कोई यहां से उठ के बोलेगा ओवैसी तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही है, देगा वो। अच्छा देगा ना, कितना पैसा लगेगा? अभी अगर वो 2 करोड़ 75 लाख लोगों को नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना, 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपये। 8,28,000 करोड़ रुपये। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है सालाना? 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा तुम 6 लाख? पैसा तो झाड़ पे नहीं उगता ना। तो तेजस्वी बोलेगा वैसी भड़काऊ भाषण देता है, वोट काटनी है तुम्हारा, इस पर भरोसा मत करो। अरे बाबा तुम बताओ तो सही, कहां से लाओगे? किधर से लाओगे? किधर से लाओगे आप? क्या? अच्छा फिर बोलते कि अगर कोई सुनो बैठो, अगर कोई ये बोलता है कि इंटर्नशिप में हम नौजवान को फैक्ट्री में इतना पैसा देगा, कौन सी फैक्ट्री है यहां पर वो तो बता दो प्यारे, कौन को बता दो ना। कुछ नहीं है मगर आकर बोल दिए। अच्छा आप ये बताइए, वक्फ का कानून पार्लियामेंट में बनता है ना, देश के लिए बना पार्लियामेंट में,
बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया, अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है, ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा, अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे। और फिर आप इस तरह की बात करके चले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ठाकुरगंज की जनता को पैगाम दे रहा हूं, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इत्तेहाद पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है, अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% है, उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? अरे जोर से बोलो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जब मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अबू बकर का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस्मान अली का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उमर का बेटा भी बनेगा, और फातिमा का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। यह कोई बात नहीं है कि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना कर सकें। अपने ख्वाब देखो, याद रखो, तुम जितने ख्वाब देखोगे और अल्लाह की जात पर भरोसा करोगे और जुस्तजू करोगे हक के रास्ते में, तो जिस तरह तुम जुस्तजू करोगे रास्ते आराम से साफ होते जाएंगे। मगर अगर तुम पहले से ही सोच लोगे ये क्या बात कर रहा है, मेरे भाई ये होने वाली चीज है इंशाअल्लाह ताला। तो आप तैयार हैं अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए? तो 11 तारीख को क्या करना पड़ेगा आपको? ठाकुरगंज में क्या आवाज आएगी बताओ? किस पर बटन दबेगा? पुवाखाली में क्या आवाज आएगी? पतंग पतंग की आवाज आनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद पर जा रहा हूं कि आप लोग अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर इंशाअल्लाह यहां से मजलिस के उम्मीदवार को एमएलए बनाएंगे, ताकि ठाकुरगंज में सही मानों में ये तरक्कियाती और विकास का काम हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।